आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं राज्यों के पुनर्गठन के बारे में, यानी कि राज्यों का गठन किस प्रकार से हुआ, वो किस आधार पर हुए, कब कब हुए, राज्य बने, इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहला है राज्यों का संघ, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो है राज्यों का संघ है। संघ का नाम इंडिया तथा भारत है। इन सभी राज्यों के पुनर्गठन के बारे में समझने के लिए आपको सबसे पहले कुछ अनुच्छेद के बारे में समझना होगा। जब आप अनुच्छेद को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले अनुच्छेद समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया है कि राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्र के बारे में जो है आने वाले जितने भी राज्य क्षेत्र हैं उसका वर्णन प्रथम अनुसूची में किया गया है। अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 1 में बताया गया है भारत यानी कि अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारतीय राज्य क्षेत्र में जो भी राज्य हैं वो सभी संघीय शक्तियों में भागीदारी करते हैं। कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, न ही अपनी मर्जी से संविधान के प्रथम अनुसूची में निर्धारित अपने राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। कि भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, न ही वो अपनी मर्जी से अपने नामों में परिवर्तन, अपने सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, कुछ भी ये सभी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो उसको ठीक लगे भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। मतलब अगर संसद को लगता है कि किसी राज्य को नए राज्य को प्रवेश करना चाहिए या किसी नए राज्य का गठन करना चाहिए तो वो संसद कर सकती है। इसके मामले में राज्य कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। पहले सिक्किम एक जो है स्वतंत्र राज्य था, यानी कि जब उसे ब्रिटिश ने जो है सभी को स्वतंत्र कर दिया था तो उसमें वो स्वतंत्र था, लेकिन बाद में उसे भारत द्वारा रक्षित किया गया। तो इसे 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे अन्य राज्यों के समकक्ष इसे बना दिया गया। फिर अनुच्छेद 3 में देखिए क्या बताया गया है। अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि संसद को नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के सीमा हो या नामों में परिवर्तन की शक्ति देता है, यानी कि वो अगर संसद चाहे तो किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है या नामों में भी परिवर्तन कर सकती है। किसी दो अगर राज्य है उसको चाहे तो दोनों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, या किसी और राज्य को काट के एक अलग नए राज्य का भी निर्माण कर सकती है। तो ये सभी पावर संसद के पास हैं। संसद किसी राज्य के सीमा क्षेत्र को घटा बढ़ा के उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। ये सारे अधिकार जो हैं संसद के पास हैं। ठीक है। यहाँ तक कि देखा अपने नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है, वो सिर्फ संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। देखिए अनुच्छेद 4 में क्या कहता है कि अनुच्छेद 4 कहता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2, यानी कि आपने अनुच्छेद 2 में पढ़ा कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन कैसे होगा। फिर आपने पढ़ा कि नए राज्यों का निर्माण सीमा क्षेत्र में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में पढ़ा। ये सभी संविधान के 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी कि जो भी संशोधन होता है वो 368 के तहत होता है। तो ये सभी चीज़ें में जो संशोधन होगी, नए राज्यों का निर्माण या पुनर्गठन जो भी होगा, तो उन सभी में जो है आपको संविधान संशोधन ये नहीं माना जाएगा। उसके बाद है यदि विधेयक में शामिल प्रस्ताव किसी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमाओं या उसके नाम को प्रभावित करता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। यानी कि अगर किसी राज्य में नाम के परिवर्तन हो रहा है तो उस राज्य के विधानमंडल के पास राष्ट्रपति भेजेंगे कि हम आपके यहाँ के नाम के राज्य को बदल रहे हैं, तो आप सहमत हैं या नहीं हैं। तो ये बताएंगे कि हम सहमत हैं या नहीं है, तो नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति के पास ये मायने नहीं रखता है कि आप सहमत हैं या असहमत हैं। राष्ट्रपति को जो लगे वो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। न ही उसके निर्णय जाने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं। सिर्फ उसके पास ये सूचना भेजा जाएगा कि जो हम आपके राष्ट्र के नाम में या सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है। संसद अपने अनुसार भारत के मानचित्र का निर्धारण करती है। तो मतलब भारत के जो संसद के लगे कि हमें इस सीमा क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए, तो संसद के जो है ऊपर है। ये सभी चीज़ें संसद कर सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। किस प्रकार हमारे यहाँ राज्यों का पुनर्गठन हुआ, अलग अलग नए नए राज्य बने। अभी भी कई राज्यों का मांग चल रहा है। जैसे कि बिहार में जो है, बिहार से भी 2 अलग राज्य के निर्माण की मांग चल रही है। तो ये सभी चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले हुआ क्या था कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों की पुनर्गठन की मांग चल रही थी। तो संविधान सभा ने 19 नवंबर 1947 में एक आयोग गठन की। इसके आयोग के जो है मुख्य न्यायाधीश थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ये आस्केधर आयोग समिति गठित की। तो इस आयोग का कहना था कि हम जो है केवल भाषा के आधार पे जो है राज्यों की पुनर्गठन की मांग को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है। जब ये इन्होंने मना कर दिया तो इसके बाद जो है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले पर विचार करने के लिए 1948 में कांग्रेस ने जो है एक समिति बनाई जिसका नाम रखा गया JVP समिति, यानी कि जवाहरलाल नेहरू
वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। जवाहरलाल नेहरू उसमें के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, उसके बाद पट्टाभी सीतारामैया। इन तीनों के नाम पे एक समिति बनी, जेबीपी समिति। ये समिति काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। जेबीपी समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार नहीं किया। इन समिति का कहना हुआ कि नहीं, हम केवल भाषा के आधार पे राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम जो है भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है इस समिति ने जो है अपना सुझाव दिया कि जो है राष्ट्र की एकता और संपन्नता को राज्य पुनर्गठन का आधार नहीं होना चाहिए, तो हम इसका गठन नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद इस समिति ने अपना सुझाव दे दिया। उसके बाद है दक्षिण, जब इस समिति ने अपना जो सुझाव दे दिया कि हम भाषा के आधार पे राज्यों का गठन नहीं करेंगे, जो है तब जो है इधर तेलुगु भाषी जो है अपना नेतृत्व चल रहा था इसके पोटी श्रीरामुलु के नेतृत्व में। जब इन समिति ने मना कर दिया कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे, तो ये पोटी श्रीरामुलु जी थे, ये आंदोलन पे बैठ गए, ये आमरण अनशन पे बैठ गए। ये लगातार 56 दिन तक भूखे प्यासे आमरण अनशन पे रहे। बोला कि नहीं, हम जो है भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को जो है करके रहेंगे और हम जो है इसे हर हालत में करके रहेंगे। तो अंतिम में क्या हुआ, तो ये 56 दिन तक आमरण अनशन पे बैठ गए। अभी के समय में 2 दिन आमरण अनशन पे बैठते हैं तो देखिए क्या सब हो जाता है, लेकिन उस समय ये 56 दिन तक आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। तो अंतिम में क्या हुआ, तो 56 दिन तक आमरण अनशन पे बैठे हुए तो अंतिम में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु हो गई 15 दिसंबर 1952 को। जब इसकी मृत्यु हो गई तो आंदोलन और ज़्यादा तीव्र हो गया। जब किसी का नेतृत्व करता अगर मर जाए अनशन करते करते, तो सोच सकते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या होगी। तो इस प्रकार इसकी पोटी श्रीरामुलु की जब मृत्यु होगी तो आंदोलन काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो गया। तो अंतिम में जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उन्होंने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को जो है एक अलग राज्य की घोषणा कर दी। तो अब देखिए स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बन गया, आंध्र प्रदेश, वो भी भाषा के आधार पे। जब इस प्रकार जब हो गई तो फिर उन्होंने जो है एक आयोग बैठाई, जिस आयोग का नाम रखा गया फजल अली आयोग। क्या यह आयोग बैठा आपको 22 दिसंबर 1953 में संसद में कहा गया कि एक समिति का गठन करिए, जिसका जो है आपको पुनर्गठन की समस्या पर गंभीरतापूर्वक वो विचार करे और बिना किसी पक्षपात के विचार करे। इसके अध्यक्ष में थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सरदार के.एम. पनिकर इसके सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे आपको पंडित हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, ये आयोग ने अपना रिपोर्ट यानी कि 2 साल बाद 30 दिसंबर 1955 को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट में जो है कुछ सिफारिशें दी। पहला सिफारिश में था केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। मतलब हम जो है भाषा के आधार पे या संस्कृति के आधार पे हम राज्यों का गठन हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद बताया कि राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासन की आवश्यकता तथा पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता पर दृष्टि रखते हुए करना चाहिए। मतलब वहाँ का जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कैसी है, वहाँ की जो है वित्तीय व्यवस्था कैसी है, वहाँ की प्रशासन कितना आवश्यकता है वहाँ पे, उसके बाद पंचवर्षीय योजना में इन्होंने कितनी सफलता हासिल की है, इस आधार पे जो है राज्यों का गठन होना चाहिए। ABC और 3 वर्गों में इन्हें विभाजित किया। पहला था कि ब्रिटिश जितने भी प्रांत थे तो उसे A वर्ग में, दूसरा था कि जितने विदेशी प्रांत थे उसको B में, तीसरा जो है शहर नगर था। इन सबको अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से ABC 3 वर्ग में विभाजित कर दिया गया था। तो इन समिति का कहना था कि ABC 3 वर्गों में विभाजित करके उसे जो है 16 राज्य था संघ, 3 संघ राज्य क्षेत्र में भारतीय संघ को विभाजित करना चाहिए। ठीक है, तो जब इसकी हो गई ये सिफारिश बना दे दी तो उसके बाद संसद ने जुलाई 1956 में एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य स्थापित किए गए। ये संसद ने जो है पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्य स्थापित किए। उसके बाद जब ये हो गया तो उसके बाद अन्य राज्य को भी फिर मांग उठने लगी। तो बाद में फिर क्या हुआ कि आपको 1956 में त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार को मिलाकर केरल राज्य बना दिया गया। फिर भाषा के आधार पर मांग चलती रही। जब भाषा के आधार पर फिर मांग चली रही तो 1960 में क्या हुआ कि मुंबई को 2 अलग राज्यों में विभक्त करना पड़ गया। फिर महाराष्ट्र मराठी भाषियों के लिए और गुजरात गुजराती भाषियों के लिए। तब तक में गुजरात 15वां राज्य बन चुका था। उसके बाद आ गया दादरा एवं नगर हवेली। जान रहे हैं कि ये संघ शासित क्षेत्र है। 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पे पुर्तगाल का शासन था। यहाँ पे पुर्तगाल का शासन था। उसके बाद जो 1961 तक यहाँ के लोगों द्वारा स्वयं चुना गया शासन चलता रहा। बाद में इसे 10वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। इसके बाद आ गया आपको गोवा, दमन व दीव। सन 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में इन तीनों क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में शामिल किया गया।
गोवा 62 तक आपको संघ शासित में ही था। बाद में गोवा को जो है 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये भी चीज़ आप ध्यान रखिए कि गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आपको समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है, गोवा 1987 में आपको पूर्ण राज्य बन गया। उसके बाद है दमन व दीव। दमन व दीव को फिर क्या किया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद आपको आ गया पुडुचेरी। पुडुचेरी का जो है पहले क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी के जो है अंदर में था। भारत में जो है उसे कराइल माहे और यनम के रूप में जाना जाता था। इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिकृत क्षेत्र की तरह चलता रहा। फिर इसे 14वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संघ शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद आती है नागालैंड। नागालैंड का गठन 1963 में हुआ। यहाँ पे जो है नागा जनजाति रहते हैं। नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वनसांग क्षेत्र को मिलाकर एक अलग राज्य बना दिया गया, जिसका नाम नागालैंड रखा गया। ऐसा इसलिए किया गया था कि ये नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि के लिए, ये भी लोग आंदोलन कर रहे थे, इन आंदोलन की संतुष्टि के लिए जो है नागालैंड राज्य की स्थापना कर दी गई। उसके बाद 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। मतलब जब तक इसे संघ राज्य का दर्जा नहीं मिला था उस समय तक इसको जो है असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। उसके बाद आती है हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। सहयोग 1966 की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब राज्य एवं हिंदी भाषी राज्यों को हरियाणा राज्य में स्थापित किया गया और इससे लगे पहाड़ी क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश था। फिर इसे 1971 में जो है इसे हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि सब पहले जो सभी को डर था कि भाषाई आधार पर हम राज्यों का गठन न करें, कि जब ये आंध्र प्रदेश का गठन होगा तो धीरे धीरे और भी राज्यों की मांग होने लगी कि हम भी जो है भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों का गठन करेंगे। तो फिर यही है हो गया आपको पंजाबी राज्य का गठन हो गया। हरियाणा आपको जो है हिंदी भाषियों के लिए गठन हो गया। तो 1971 तक जो है आपको हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अब बच गया आपको मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय। 1972 में पूर्वोत्तर भारत में 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर एवं त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। इसके साथ ही भारतीय संघ में राज्यों की संख्या 21 हो गई। उसके बाद आपको आ गया सिक्किम। सिक्किम क्या था कि 1941 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था। 1947 में ब्रिटिश शासन के जब समाप्त हो गया तो उसमें सिक्किम को भारत के द्वारा जो संरक्षण दिया गया था। तो इसे बाद में 1975 में यानी कि इंदिरा गांधी के समय 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया। उसके बाद है आपको मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 1987 में यह तीनों राज्य अस्तित्व में आए। 23वें, 24वें और 25वें राज्य के अस्तित्व में आए, यानी कि 23वें संविधान संशोधन के द्वारा, 24वें और 25वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को अलग अलग राज्य बनाया गया। 1987 में आपको पता है कि गोवा को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, पहले यह संघ शासित क्षेत्र के अंतर्गत था। बाद है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन 26वें राज्य के रूप में हुआ। पहले यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। उसके बाद आपको है उत्तराखंड। उत्तराखंड का पहले का नाम उत्तरांचल था। इसका निर्माण 9 नवंबर 2000 को हुआ, भारत के 27वें राज्य के रूप में। ठीक है, पहले यह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत था। तो 1 नवंबर को हो गया छत्तीसगढ़, फिर यानी कि 8 दिन के बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड, उसके बाद फिर 15 नवंबर को झारखंड उनका गठन हो गया। तो यहाँ तक आपको 28वें राज्य तक हो गया था कि झारखंड 28वां राज्य है। ठीक है, उसके बाद वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश के भूभाग को काटकर भारत के 29वें राज्य के रूप में गठन किया गया। तो अब आपको भारत में जो है वर्तमान में 29 राज्य हो गई थी। तो फिर वर्तमान में क्या हुआ कि ये आपको कहना है कि वर्तमान में 28 ही राज्य हैं। तो वो ऐसा था कि जम्मू कश्मीर जो था पहले आपको राज्य के क्षेत्र में था, उसे अभी संघ शासित क्षेत्र के अंतर्गत ले लिया गया है। इसलिए भारत में भी 28 राज्य हैं और 9 संघ शासित क्षेत्र में हैं। अब देखिए ईस्वी के अनुसार राज्यों का गठन किस प्रकार जो है किस ईस्वी के अनुसार राज्यों का गठन हुआ। पहला आंध्र प्रदेश 1953 में, गुजरात और महाराष्ट्र 60 में, नागालैंड 63 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में, सिक्किम 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में। इन सभी चीज़ों को याद करना आसान है, बशर्ते इसको एक बार आप बारीकी से देख लेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगी। उसके बाद देख लीजिए कि कौन कौन से 9 संघ शासित क्षेत्र हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 1956 में, दिल्ली 1956 में और लक्षद्वीप, ये तीनों 1956 में ही बने हुए थे। उसके बाद दादरा एवं नगर हवेली, ये 1961 में हुआ था। उसके बाद आपको दमन व द्वीप 1962 में,
पुडुचेरी भी 1962 में बना था। चंडीगढ़ ये 1966 में था। जम्मू कश्मीर हाल ही में 2019 में, और लद्दाख ये सभी संघ शासित क्षेत्र में हैं।